तो एक बार फिर से स्वागत है स्टूडेंट्स आपका साइंस राइजर्स की क्लास में। इससे पहले हम दो शॉर्ट पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, 12th क्लास की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और उसके अंदर हमने जो है सेकंड जो लेक्चर देखा था उसके अंदर कूलम्ब्स लॉ एंड उसके न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस किया था। और इससे पहले ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए आप अपने चैनल साइंस राइजर्स को ताकि जरूरतमंद तक पहुंच सके। चलिए आगे बढ़ते हैं ज्यादा टाइम खराब न करके। आज का जो टॉपिक होगा बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा और वो होगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखिए स्टूडेंट, हम साथ साथ इस बात का ध्यान रखेंगे कि कैसे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा ही नहीं है कि कोई भी थ्योरी पढ़ ले उसके न्यूमेरिकल, क्योंकि फिजिक्स का एक खास बात हमेशा से रही है कि इसके एप्लीकेशंस हमें पढ़नी होती है। थ्योरी के बाद उन थ्योरी को इंप्लीमेंट करना होता है। उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम या सीबीएसई बोर्ड का या फिर किसी भी आईआईटी नीट या कोई भी ओलंपियाड्स देते, तो वहां पे आपने देखा होगा कि न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, वो इसके एप्लीकेशंस होते हैं। तो साथ साथ उसका भी ध्यान रखेंगे। देखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की जब बात करते हैं तो ये कंसेप्ट आया क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, सबसे पहले तो इसके बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी। बात यहां पे थी कि अगर कोई दो चार्जेस है, फर्स्ट चार्ज ये, सेकंड चार्ज ये, सपोज कीजिए कि द फर्स्ट वन इज Q1 एंड सेकंड चार्ज इज Q2। इन दोनों के बीच किसी ने पूछा कि जी फोर्स बताइए, तो हमने फोर्स बता दिया K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। और ये फोर्स दिया था कूलम्ब्स लॉ ने, आपको ये पहले से ही बता दिया इससे पहले वाले लेक्चर में। जब ये बातें चल रही थी तो उन्होंने बताया कि ऐसा ही क्यों कि दो ही चार्ज लें, हम तो यहां से दो से ज्यादा चार्ज लेंगे। हो सकता है मैं यहां पे 4 चार्ज ले लूं जी, ये 4 चार्ज हो गए, ये स्क्वायर के फॉर्म में हो गया जी। ठीक है, मैं कहता हूं कि n नंबर ऑफ चार्ज ले लिया, 1 2 3 4 10 15 20 50 100 चार्जेस ले लिए, तो कैसे आप इसको बताओगे? तो इस बात को बताने वाला जो प्रिंसिपल है उसको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ने यह बताया कि कैसे हम मल्टीपल चार्ज के कारण फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो मेनली जो बेसिकली प्रिंसिपल है, फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्ज को फाइंड आउट करने के लिए हमें हेल्पफुल रहेगा। फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्ज, यानी कि मल्टीपल चार्ज के कारण, फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्ज, वो कैसे निकालते हैं उसके अंदर जो है हेल्प करेगा। कौन सा फोर्स, कौन सा लॉ हेल्प करेगा? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन करेगा। अब कहोगे कि सर कैसे हेल्प करेगा, चलिए उसके बारे में जान लेते हैं कैसे हेल्प करता है। अब सपोज कीजिए कि हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई है कि मैंने यहां पे ये एक ओरिजिन मान लिया है। देखिए इसको ले लेते हैं अच्छे से। देखिए ठीक है, ये हमने ले लिया। अब इसके बाद सपोज कीजिए कि ये पहला चार्ज यहां पे प्रेजेंट है, दूसरा चार्ज यहां पे प्रेजेंट है, कुछ ऐसे चार्ज प्रेजेंट है, n नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट है बच्चे, ऐसे 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 करते करते n नंबर ऑफ चार्ज यहां पे प्रेजेंट है, कोई एक चार्ज प्रेजेंट नहीं है। सपोज कीजिए कि ये जो चार्ज है ये है Q1, ये चार्ज है Q2, और इस चार्ज को आप Q1 मान लीजिए, इस चार्ज को, सॉरी आप ऐसा कीजिए, इसको Q0 मान लीजिए। ऐसा कर लेते हैं हम, इसको Q1, यहां पे कुछ चार्ज ले लिया Q2, यहां पे कोई चार्ज ले लिया जिसको मैंने बोला Q0, और यहां पे चार्ज हो गया Q1। ऐसे n नंबर ऑफ चार्ज, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5, Q0 से स्टार्ट होके Q1 तक यहां पे चार्ज प्रेजेंट है। अगर ऐसी चार्ज प्रेजेंट है तो मैंने मान लिया कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है R1 हो जाएगी, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी R2 हो जाएगी, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी R0, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी R1। देखिए कैसे, Q1 के लिए डिस्टेंस R1, Q2 के डिस्टेंस R2, Q0 के लिए R0 और Qn के लिए Rn, ऐसे डिस्टेंस हो गई। ये अलग अलग डिस्टेंस को हमने मान लिया है। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने इसको ओरिजिन माना और ये पूरा सिस्टम ले लिया जिसमें n नंबर ऑफ चार्ज थे। अब एक बात मैं आपको बता दूं, यहां पे देख एक बात सोचिए कि ये पहला चार्ज है, इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर चार्ज लेना, हमें किसी एक चार्ज को सिलेक्ट कर लेना किसी को, तो ये Q1 चार्ज इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है,
क्या हुआ, कौन से चार्ज ने लगाया, यहां पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा साइड में ले लेते हैं इसको। देखिए यहां पे एक फोर्स आया, वो फोर्स था F01, यानी कि जीरोथ चार्ज के ऊपर पहले चार्ज ने फोर्स लगाया। जैसे कुलाम्स लॉ को पढ़ते थे हम, जैसे हमने वेक्टर फॉर्म में पता किया था कि कैसे कर रहे हैं, उसी प्रकार जब हम बात करते हैं तो ये दूसरे वाला चार्ज भी एक किसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा जी, ये रहा दूसरे वाला चार्ज, और इसने भी एक फोर्स लगाया। ये फोर्स जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, F02 हो जाएगा जी। ठीक है, ऐसे करते करते ये nth वाला जो चार्ज था ये भी इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा। ठीक है, और ये वाला जो हो जाएगा इसको हम कहेंगे क्या, F0n। इस प्रकार तो सभी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे होंगे। और इससे पहले मैंने एक बात आपको पहले भी बता दी थी कि सपोज कीजिए कि ये पहला चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, इसको Q1 चार्ज कहेंगे, इसको Q2 चार्ज कहेंगे। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो R हो गई है। अब मैं यहां पे तीसरा चार्ज अगर प्रेजेंट कर दूं और इन दोनों के बीच जो फोर्स है उसको ये वाला चार्ज अफेक्ट नहीं करेगा, Q3 चार्ज, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया। 1 नंबर में क्वेश्चन आता है बोर्ड में और 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अगर किन्हीं दो चार्जेस के बीच फोर्स है F, क्या उस फोर्स को थर्ड चार्ज अफेक्ट करेगा, नहीं करेगा, मना कर दो। ये बात कौन एक्सप्लेन कर रहा है, इस बात को बता रहा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, क्योंकि ये दो टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहली बात तो ये पूछ लेगा स्टेटमेंट, क्या दो चार्जेस के बीच फोर्स है उसको थर्ड चार्ज अफेक्ट करेगा, नहीं करेगा। बताया किसने, इस नाम से पूछ ले तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है कि ऐसा नहीं होता है, इसी के कारण पॉसिबल हो पाया था। ऐसी ही सिचुएशन अब यहां पे चल रही है। देखिए यहां की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। अब आपने देखा कि ये F01 है, ये F0n है, F02 है, इस प्रकार, यानी कि पहले पार्टिकल ने F01, दूसरे पार्टिकल ने F02। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि अगर मुझे इस पॉइंट के ऊपर फोर्स निकालना है, इस पॉइंट के ऊपर फोर्स निकालना, किसके कारण, Q1 के कारण, Q2 के कारण, Q1 के कारण, तो सभी फोर्सेस का वेक्टर सम, सभी फोर्सेस का क्या, वेक्टर सम। फोर्स ऑन एनी चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ फोर्स ड्यू टू इंडिविजुअल चार्ज। जो अलग अलग चार्ज ने, Q1 ने जो फोर्स लगाया, Q2 ने जो फोर्स लगाया, Q3 ने जो फोर्स लगाया, Q1 ने जो फोर्स लगाया, सभी का वेक्टर सम कर दो तो वो फोर्स किसके ऊपर आ जाएगा, F0 के ऊपर। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मतलब अगर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की स्टेटमेंट की बात करनी है तो उसकी स्टेटमेंट हम बात करेंगे। देखिए स्टेटमेंट ले लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की। यहां पे देखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन states that force on single charge due to all other charges is vector sum of all the forces due to individual charges। यानी कि अलग अलग चार्ज ने, जैसे Q1 एक फोर्स लगाया F01, Q2 ने फोर्स लगाया F02, nth ने लगाया F0n, इन सब को आप क्या कीजिएगा, सबका वेक्टर सम कर दीजिएगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हो जाएगा। तो यही बात किसने एक्सप्लेन की थी, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ने, कि जो स्टेट्स दैट फोर्स ऑन ए सिंगल चार्ज ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ड्यू टू इंडिविजुअल चार्ज। अलग अलग चार्ज ने जो फोर्स लगाया उसका वेक्टर सम कर दीजिए, उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। यहां पे एक गलती करते हैं बच्चे, जब क्वेश्चन आता है किसी स्टेट बोर्ड में, तो जो डायग्राम है इस डायग्राम को अच्छे से नहीं कर पाते हैं, अच्छे से समझ नहीं पाते, बना नहीं पाते हैं। इस डायग्राम को अच्छे से आपको बनाना पड़ेगा, ये ज्यादा मुश्किल डायग्राम नहीं है अगर आप इसको अच्छे से करोगे तो। देखिए आगे चलते हैं। ठीक है, ये डायग्राम हमने यहां पे ले लिया। अब देखिए, अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात को करेंगे
तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ने क्या कहा भाई, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ने कहा कि जो फोर्स निकालना है वो सब का क्या होगा, वेक्टर सम। कौन कौन से फोर्स का, F01 फोर्स का प्लस F02 फोर्स का प्लस ऐसे करते करते n तक चली जाइए, जो F0n है, F0n है वहां तक चली जाइए आप, F0n तक। देखिए F01, F02, F0n सभी का हमने क्या कर दिया, सम अप कर दिया है। इन सब के सम अप को ही हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। अब एक बात सोच के देखिए, अगर मैं यहां से F01 की वैल्यू निकालूं, F01 जैसे कल हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर जो आपको सिखाया था कि कुलाम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, वहां पे आपको सिखाया गया था। उसी प्रकार हम क्या लिखेंगे, K इंटू में Q0 इंटू में Q1 डिवाइडेड बाय में R10 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। यानी कि हमारे पास क्या है, देखिए Q1 पार्टिकल ने जीरो के ऊपर एक फोर्स लगाया तो F01, ठीक है, द F01 डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज 1 to 0, 1 to 0, 1 to 0, एक से जीरो की तरफ है, इसलिए हमने नीचे क्या लिया 1 0, और फोर्स किसके ऊपर लगा, जीरो पार्टिकल के ऊपर, किसने लगाया, 1 ने, इसलिए F01, बट 1 से जीरो की तरफ डायरेक्शन है फोर्स की, इसलिए नीचे क्या आया, F10। इसी प्रकार अगर मैं इसको F02 के लिए लिखूं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, K इंटू Q0 इंटू Q2, सॉरी 2 के लिए लिख रहे हैं इसलिए R20 एंड होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसी प्रकार हम लास्ट में बढ़ते हैं और किसके लिए लिखते हैं, F0n के लिए। तो सिमिलरली क्या हो जाएगा, K इंटू Q0 इंटू Qn डिवाइडेड बाय में Rn0 होल का स्क्वायर, ये हो गया। अब इन सभी की सभी बातों को जो हमने यहां पे ली है, इनको किस में पुट कर दें, इस इक्वेशन में। F01 की जगह F01, F02 की जगह ये वैल्यू और F0n की जगह इस वैल्यू को उठा लेते हैं। चलिए लिखते हैं, आगे क्या होगा देखते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, यहां पे लिख देता हूं मैं, दैट इज टोटल फोर्स। F01 की वैल्यू क्या आई थी, K इंटू Q0 इंटू Q1 डिवाइडेड बाय में R10 होल का स्क्वायर प्लस K इंटू में Q0 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय में R20 होल का स्क्वायर। इसको थोड़ा इस साइड ले लेते हैं, इसके बाद हो जाएगा प्लस, और कहां तक बढ़ना हमें, देखिए हमें बढ़ना है K इंटू Q0 इंटू Qn डिवाइडेड बाय में Rn0 का स्क्वायर बचा पार्टी, ये हो गया। ठीक है, अब ये होने के बाद हमारे पास आ गया फोर्स की वैल्यू। अब फोर्स में यहां पे देखिए K Q0 हर जगह कॉमन आ रहा है, अगर आपको दिखाई ना दे रहा हो तो मैं हाईलाइट कर देता हूं। देखिए यहां पे भी K Q0, यहां पे भी K Q0, यहां पे भी K Q0, हर जगह से कॉमन आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, K Q0 को कॉमन ले लेता हूं, ये ले लिया जी K Q0 को कॉमन। अंदर कौन बच रहा है भाई, अंदर बच रहा है Q1 डिवाइडेड बाय में R10 का स्क्वायर प्लस यहां पे बचा Q2 डिवाइडेड बाय में R20 का स्क्वायर प्लस Q1 डिवाइडेड बाय में Rn0 का स्क्वायर, ये हो गया है। अगर ये बातें आपके ध्यान में चल रही है, यहां तक आपको समझ आ गया है, यहां तक समझ आ गया, तो देखिए आगे क्या करेंगे हम। आगे जस्ट कुछ भी नहीं करना है, ये जो फोर्स है इसको हम लिखेंगे K इंटू Q0। यहां पे देखिए Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 से लेके कहां तक जा रहा है, Q1 तक जा रहा है। तो एक आपको यहां पे क्या मिल रही है, सीरीज मिल रही है। अगर मैं इसको लिख दूं QI लिख दूं, और I की जो वैल्यू है 1 2 3 4 5 6, यानी कि जो I होगा हमारा वो कहां से कहां ले लूं, 1 से स्टार्ट होके I इज इक्वल टू में N तक, यानी कि 1 से स्टार्ट होगा और N तक जाएगा। इसको कंप्लीट को ले लेते हैं नीचे, थोड़ा सा ऊपर मर्ज नहीं होगा। दैट इज द फोर्स इज इक्वल टू माई K इंटू Q0, समेसन में लेंगे, ऊपर हो जाएगा हमारे पास QI 1 2 3, यानी कि I की वैल्यू क्या हो सकती है बच्चा पार्टी, 1 से स्टार्ट होके N तक जा सकती है। 1 भी हो सकती है, 1 रखोगे तो Q1 आएगा, 2 रखोगे तो Q2, I की वैल्यू 3 रखोगे तो Q3 और N रखोगे तो Q1। डिवाइडेड बाय में क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या था R10 R20 मतलब RI0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब I की वैल्यू 1 रखा तो Q1 डिवाइडेड बाय में R10, I की वैल्यू 2 रखा तो Q2 डिवाइडेड बाय में R20। तो ये क्या बन गया हमारा, एक समेसन की फॉर्म में छोटा सा फॉर्मूला बन गया है।
तो ये आ गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ने फोर्स बता दिया ड्यू टू मल्टीपल चार्ज, ये निकलवा दिया। इसको थोड़ा और मॉडिफाई करके लिख लेते हैं, कैसे लिख लेते हैं मैं वो आपको बता देता हूं। देखिए क्या करेंगे, आप सभी को पता है इस k की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पे कौन है, Q0, और समेसन में कहां से कहां तक, i इज इक्वल टू 1 से लेके कहां से n तक जाएंगे, ऊपर कौन आ जाएगा, Qi डिवाइडेड बाय में कौन, Ri0 होल का स्क्वायर। यहां पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं k की, और इस टर्म में भी इसको लिखा जाता है। तो ये भी फोर्स का फार्मूला आ गया जिसमें हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात करते हैं। तो ये फोर्स निकाल लिया ड्यू टू मल्टीपल चार्ज, और वो किसने बताया था हमें, वो एक्सप्लेन किया था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ने। अब इसके ऊपर कैसे न्यूमेरिकल आएंगे और कैसे क्या करेंगे वो भी इस वीडियो के अंदर देखेंगे, तो बने रहिए कंप्लीट तरीके से। नेक्स्ट टॉपिक इस वीडियो का क्या होगा, देखिए ये था पहला टॉपिक, इसके हम बात करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिजिक्स पढ़ने में आपको बड़ा ही आनंद आ जाएगा, और साथ साथ कुछ एक्सपेरिमेंट पॉसिबल हो पाएंगे तो वो भी करेंगे हम यहीं पे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिनोट किससे किया जाता है, K से, और दूसरा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एप्सिलॉन नॉट R। इस एप्सिलॉन नॉट R से क्यों लिखा जाता है, क्योंकि आपको पता है इस एप्सिलॉन नॉट का नाम तो है परमिटिविटी, और R का मतलब क्या होता है, रिलेटिव, रिलेटिव परमिटिविटी। देखिए ये सारी चीजें फिजिक्स स्टार्ट होके थोड़ा टाइम टेकिंग होता है कंसेप्ट डेवलप होने में। रेगुलर आप पढ़ोगे तो आ जाएगा, अगर कोई कहेगा कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, देखो ये कोई वो नहीं कि काढ़ा बना दिया और पिला दिया कि चोटी निकल आई, भाई ये फिजिक्स की चोटी है, ये केमिस्ट्री की है, ये मैथ की है, ये बायो की, ऐसा तो होगा नहीं। तो उसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, साथ साथ प्रैक्टिस करते रहोगे तो 100% आप कामयाब हो जाओगे, ये भी गारंटी है। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की हमने बात की, इसके अंदर मैं डायरेक्ट भी आपको बता सकता था कि ये होता है ये होता है, बट इसके कंसेप्ट में जाएंगे और पता करेंगे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का दूसरा नाम क्यों रखा है एप्सिलॉन नॉट R, रिलेटिव परमिटिविटी। R का मतलब क्या है, रिलेटिव, एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है, परमिटिविटी होता है। अब इस बात को जानने के लिए हम रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेशन बिटवीन टू थिंग्स के बीच, मैं कहता हूं कि आपके रिलेटिव, जैसे घर में बोलते हैं कि ये मेरा रिलेटिव है, कोई आपका भाई बहन या कोई आया हुआ मामा चाचा का लड़का, तो कहते हैं ये मेरा रिलेटिव है, मतलब आपकी दो फैमिली को रिलेट कर रहा है, एक आपकी फैमिली एक दूसरे को। इसी प्रकार फिजिक्स के अंदर है, इसी प्रकार हमने यहां से रिलेटिव वर्ड का यूज कर रहे हैं, वो भी रिलेट करेगा किस किस को, एक तो स्पेस को और दूसरा मीडियम को। इन दोनों को रिलेट करने वाली क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, जो रिलेट करता है स्पेस और मीडियम को। कैसे करता है, अब उसकी बात कर लेते हैं। देखिए जब हम उसकी बात करने की सोच रहे हैं तो देखिए क्या होगा कि सबसे पहले मैं दो चार्ज पार्टिकल की बात कर लेता हूं। दो चार्ज पार्टिकल, दोनों चार्ज पार्टिकल हैं जो सबसे पहले, एक पार्टिकल ये रहा, दूसरा पार्टिकल ये रहा। इस पार्टिकल का नाम Q1 है, इस पार्टिकल का नाम Q2 है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस है R। और खास बात यह है इसके अंदर कि हम इसको किस में रख रहे हैं, स्पेस में रख रहे हैं, स्पेस में, या फिर किस में रख रहे हैं, एयर में रख रहे हैं। इसको स्पेस या फिर एयर में रखा जा रहा है। अगर मैं स्पेस और एयर में रख रहा हूं तो इनके बीच जो फोर्स आएगा वो कूलम्बियन फोर्स होगा, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, K इंटू में Q1 इंटू में Q2 डिवाइडेड बाय में R का स्क्वायर। ये सबको पता है। सर इसमें नई बात क्या है, यहां पे नई बात आएगी, बस मैं यहां पे एक वैल्यू और रखने जा रहा हूं, K की वैल्यू, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होती है। तो अब क्या होगा, देखिए यहां पे ये फोर्स कितना बन जाएगा, फोर्स कम्स आउट टू बी, K की वैल्यू रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर आ जाएगा Q1 चार्ज, दूसरा आ जाएगा Q2 चार्ज डिवाइडेड बाय में R का स्क्वायर। दैट इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे लीजिए। अभी सेम चार्ज लेते हैं बट अब की बार मीडियम में रखते हैं। देखिए ये चार्ज और ये चार्ज, सेम चार्ज लिया हमने और उसको किस में रखेंगे, मीडियम में। दैट इज चार्ज Q1, that is a charge Q2, R is the distance, now medium between them। यानी कि अब इसको उठा के किस में रख दिया है, वाटर के अंदर। पहले कहां पे था, स्पेस या एयर में, उसको उठाया और किस में डाल दिया, वाटर में डाल दिया, ऑयल में डाल दिया, हमें नहीं पता किस चीज में, बस वो मीडियम है उसके अंदर हमने डाल दिया। जैसे उसके अंदर डालते हैं तो फोर्स तो वही रहेगा,
K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय माई आर स्क्वायर। फार्मूला तो यही है, बट यहां पे खास बात यह है कि इस K की वैल्यू यहां पे क्या आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन। मैंने पहले ही बताया था जब एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपको वही क्या मिले, स्पेस या एयर, तो एप्सिलॉन नोट लगेगा, अगर मीडियम मिले तो एप्सिलॉन लगेगा। यह खास बात मैंने पहले ही बता दी थी आपको, यह आपने जान ली होगी। अब देखिए, अब इसको मॉडिफाई कर दिया हमने, अब इसको मॉडिफाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, थोड़ा साइड में ले लेते हैं इसको, यहीं पे ले लेते हैं। अब देखिए इस फोर्स का फार्मूला क्या हो गया, दैट फोर्स कम्स आउट टू बी 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, दैट इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। ये किसका था, वैक्यूम का, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, FV। ये किसका भाई, मीडियम का है, M से क्या हो जाएगा, मीडियम, इसलिए क्या हो जाएगा, FM हो जाएगा। दोनों को डिवाइड कर देते हैं हम, वैक्यूम वाले फोर्स को मीडियम वाले फोर्स से क्या कर देते हैं, डिवाइड। अब देखिए क्या होगा, जब वैक्यूम वाले फोर्स को मीडियम वाले फोर्स से डिवाइड करेंगे तो देखिए FV डिवाइडेड बाय FM, ये लिख दिया। अब FV की वैल्यू क्या थी भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये किसकी थी, FV की। आपको नहीं याद है तो मैं दिखा देता हूं, ये रही वैल्यू। इसी प्रकार ये वैल्यू रही, ये किसकी है, मीडियम की, देख लीजिए मीडियम की वैल्यू है ये। अगर ऐसा चल रहा है तो आगे देखिए क्या होगा। अब यहां पे लिखते हैं मीडियम वाली वैल्यू, मीडियम की 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्योंकि मीडियम के लिए किसका यूज करते हैं, एप्सिलॉन। नीचे आ जाएगा Q1 इंटू Q2, ऊपर जाएगा R का स्क्वायर। Q1 Q2 से ये दोनों कैंसिल, R स्क्वायर से R स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। नाउ वी आर लेफ्ट विद, हम किसके साथ रहे, FV डिवाइडेड बाय में FM, दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और इसी को हम क्या कहते हैं, K कहते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट R कहते हैं। K मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और एप्सिलॉन नॉट R मतलब रिलेटिव परमिटिविटी। इसी को रिलेटिव परमिटिविटी और इसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला जाता है। अब कहोगे कि सर इसकी डेफिनेशन कहां से लिखें, तो डेफिनेशन भी देख लीजिए कि रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ ए स्पेस। यहीं से पढ़ा रहा हूं, कहीं से रट्टा मार के आपको नहीं बता रहा हूं। क्या कह रहा है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ ए स्पेस। तो यहां पे किस किस का रेशियो होता है, K इज द रेशियो ऑफ, इसको थोड़ा साइड में लेके यहां पे लिख देता हूं, K इज रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ स्पेस। परमिटिविटी ऑफ स्पेस, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ स्पेस, इन दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं, K या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी बोला जाता है। दूसरी डेफिनेशन क्या लिखें उसके बारे में जान लेते हैं, इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। देखिए दूसरी डेफिनेशन एप्सिलॉन नॉट R और K की, जो किसके बराबर लिखा जा रहा है, FV डिवाइडेड बाय FM। मतलब क्या हुआ, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट is equal to, या relative permittivity या dielectric constant is defined as the force between two particles placed in the vacuum to force between same two particle placed in the medium। उन्हीं दो पार्टिकल के बीच फोर्स, पहले तो वैक्यूम में रखा और फिर मीडियम में रखा, दोनों के बीच का जो रेशियो होता है उसको भी हम क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। ये सारे नोट्स जो आप यहां पे पढ़ रहे हो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, उसको रख लीजिए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जल्दी से जब भी नोट्स की जरूरत हो मिल जाए। तो टेलीग्राम चैनल पे सब कुछ आपको मिलेगा। और साथ साथ शेयर करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं, आपको लगेगा कि सर तो बार बार बोलते हैं, इसलिए बोल रहा हूं ताकि ये उन बच्चों तक पहुंच जाए जिनको उनकी एक्चुअल में जरूरत है। आपको जरूरत आप तक मिल गई तो सभी बच्चों के पास जाए, इससे उनकी भी मदद हो सके, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट R और K रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, FV डिवाइडेड बाय FM। मेरा मानना यह है कि कर्ण ना बन सके सब, ताकि जैसे उसको शिक्षा ना मिल पाई थी, नहीं तो और भी बड़ा योद्धा होता, कितने स्ट्रगल से मिली। और आपको सबको पता है कि जो महारथी कर्ण थे
उन जैसा योद्धा नहीं होना, पर उसमें जो डेडिकेशन था, हो सकता है कि किसी के पास सोर्सेज ना हो तो अपने मन को तोड़ लेता है कि मेरे पास सोर्स नहीं है, दूसरे के पास है, उसका मन हो डॉक्टर, इंजीनियर या किसी बड़े काम को करने का, बट वो इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि सोर्सेज नहीं है। तो मैं ये सोचता हूं कि उनको सपोर्ट कर सकूं और बहुत सारे ऐसे भारतीय कर्ण जैसे योद्धा को मैं तैयार कर सकूं। तो इसलिए एक योद्धा टाइप में बैच है, ये लाइफ लाइन बैच मैंने स्टार्ट किया है, 11th के लिए लाइफ बिल्डर्स बैच स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा उन बच्चों तक पहुंचाइए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बच्चे अपना भविष्य बना ले, इससे ज्यादा खुशी मेरे को नहीं होती। टीचर्स को इससे ज्यादा खुशी कभी होती नहीं कि उसका स्टूडेंट पढ़ाया हुआ कामयाब हो जाए। तो रिलेटिव परमिटिव या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का दूसरा डेफिनेशन, हाँ एक खास बात यहां पे आपको दिखाई दे रही होगी। देखिए जब हम बात करते हैं परमिटिविटी की टर्म में, तो ऊपर आती है मीडियम की और नीचे आती है स्पेस की, बट जब हम बात करते हैं फोर्स की टर्म में तो ऊपर आती है वैक्यूम की और नीचे आती है मीडियम की। अपोजिट चल रहा है दोनों। यहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और गलती करते हैं, ये गलती मत कर देना, फिर से बता दिया मैंने ये बात, इसको याद रखना, ठीक है। अब जो हमारे रिलेटिव परमिटिव और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात हो चुकी है बच्चा पार्टी, अब इनके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है बात करते हैं उसकी। एक आध क्वेश्चन इसका सोल्व कर लेंगे और फिर उसके बारे में बात करेंगे। चलिए देखिए, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। इसके ऊपर जो पहला क्वेश्चन है, ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट ए सेंटर ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग द टू एग्जैक्टली इक्वल पॉजिटिव चार्ज। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और फोर्स का जो टॉपिक किया है उसके ऊपर न्यूमेरिकल है। जैसे पहले वाली वीडियो में बताया था कि कैसे सोल्व करना है, कैसे हिंट है, उसी हिंट से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, बाहर से बिल्कुल भी नहीं करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू एग्जैक्टली इक्वल पॉजिटिव चार्ज क्यू। द सिस्टम ऑफ these चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ क्यू इज इक्वल टू। क्या कह रहा है कि दो चार्जेस है क्यू, वो प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू एग्जैक्टली इक्वल पॉजिटिव चार्ज क्यू। देखिए क्या बोल रहा है कि एक चार्ज ये रहा, दूसरा चार्ज ये रहा, इनकी जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके सेंटर में एक थर्ड चार्ज क्यू प्रेजेंट है, ऐसे ये क्वेश्चन बोला जा रहा है, ठीक है। थर्ड चार्ज, ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ, सेंटर के ऊपर प्लेस है लाइन ज्वाइनिंग टू एग्जैक्टली इक्वल चार्जेस क्यू। द सिस्टम ऑफ दी चार्ज विल बी इन इक्विलिब्रियम, ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए इफ चार्ज क्यू इज इक्वल टू। ये पूरा सिस्टम इस प्रकार से होना चाहिए कि पूरा सिस्टम किस में रहे, इक्विलिब्रियम में। उसके लिए इस क्यू चार्ज की वैल्यू क्या होगी। और मैं खास बात बता दूं, ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है बच्चा, नीट का क्वेश्चन है ये, नीट में पूछा गया था। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के लिए अगर मुझे इसको सोल्व करना है तो मैं इसको कैसे सोल्व करूंगा, ये बात देखिए। ये चार्ज क्यू, ये चार्ज क्यू, सेंटर में एक चार्ज रख दिया है, ठीक है, और पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि सपोज कीजिए कि ये चार्ज क्यू इक्विलिब्रियम में है, मतलब इस क्यू ने इसके ऊपर जितना फोर्स लगाया उतना ये क्यू इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, यानी कि इस क्यू ने एक फोर्स लगाया इसकी तरफ, ये जिसको मैं क्या कह देता हूं F1। इसी प्रकार ये चार्ज भी इसकी तरफ एक फोर्स लगाएगा, उसको कह दिया F2, क्योंकि सेम चार्जेस के बीच क्या होता है, रिपल्सन होता है। सेम चार्ज के बीच क्या होता है बच्चा, रिपल्सन। तो इस क्यू चार्ज ने रिपेल किया इस तरफ, इस क्यू चार्ज ने रिपेल किया इस तरफ। अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इस F1 की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, F2 के बराबर होनी चाहिए। ये जो F1 है वो किसके बराबर होना चाहिए, F2 के बराबर। ऐसी बातें होनी चाहिए। इसी प्रकार इस चार्ज की बात करूं तो ये भी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए और ये चार्ज भी इक्विलिब्रियम में होने चाहिए, सारे इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। इसलिए रखा था सिस्टम ऑफ दी चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम। नीट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। और इसको सोल्व कैसे करना, क्योंकि यहां पे क्या है, एक से ज्यादा चार्ज काम कर रहे हैं, 1 2 3, इसलिए मल्टीपल चार्ज सिस्टम का एग्जांपल है और यहां पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में करवा रहे। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब सपोज कीजिए कि ये जो चार्ज पार्टिकल है इसकी बात कर रहे हैं, इस चार्ज पार्टिकल की, तो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर इसने एक फोर्स लगाया होगा। देखिए ये तो समझाने के लिए था, अब इसको कंप्लीट को सोल्व कर लेते हैं। सपोज कीजिए ये पहला, ये दूसरा, ये क्यू है और ये क्यू है, दोनों के बीच के डिस्टेंस को मैंने मान लिया आर के बराबर। इसके मिड में एक थर्ड चार्ज प्रेजेंट है, क्यू है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r/2। ये भी कितनी हो जाएगी, r/2, क्योंकि लाइन ज्वाइनिंग सेंटर के ऊपर, सेंटर लाइन ज्वाइनिंग के ऊपर काम कर रहा है। अब देखिए ये जो चार्ज है, ये डिस्टेंस आ रहा है, अब इसको दिखाने की जरूरत नहीं है, यहां से मैं इसको रेज कर देता हूं यहाँ पे। अब देखिए क्या होगा,
ये जो सिस्टम सेंटर के ऊपर प्रेजेंट है, सेंटर के ऊपर जो चार्ज है, ये क्या करेगा, इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा होगा, दैट इज द फोर्स F1, ये फोर्स लगाया होगा, तो दैट इज F1 फोर्स इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, K इंटू क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाय में R/2 होल का स्क्वायर। यानी कि इस और इस चार्ज के बीच इस क्यू चार्ज ने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया और वो फोर्स F1 इस तरफ आ गया, तो F1 फोर्स कितना हो जाएगा, K क्यू इंटू क्यू एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज R/2, तो R/2 का स्क्वायर, दैट इज द फोर्स F1 कम्स आउट टू बी ए K इंटू क्यू डिवाइडेड बाय में R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, इतना आ गया। अब हम देखते हैं कि इस क्यू चार्ज ने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया होगा, इस क्यू चार्ज ने, तो वो भी इसी तरफ हो जाएगा, दैट इज F2 फोर्स हो जाएगा। ठीक है, इस क्यू चार्ज ने भी इसके ऊपर फोर्स लगाया, दैट इज F2 फोर्स एंड दैट F2 फोर्स इज K इंटू क्यू डिवाइडेड बाय, ये टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक की कितनी थी, R, सो क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर। मतलब इस पार्टिकल के ऊपर अब कितना फोर्स आया, दैट इज द टोटल फोर्स ऑन दिस पार्टिकल इज F1 प्लस F2। क्या बताया था, किसी सिंगल चार्ज के ऊपर अगर फोर्स ड्यू टू अनदर चार्ज इज द वेक्टर सम, इन सब का क्या करना पड़ेगा, वेक्टर सम। और ये बात किसने बताई थी बच्चा पार्टी, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ने। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि अगर किसी चार्ज के ऊपर एक से ज्यादा फोर्स काम कर रहे हैं तो सबका क्या कर दें, वेक्टर सम। तो हमने यहां पे सबका क्या किया, वेक्टर सम किया, F1 और F2। बट एक बात और बोल रहा है, ये बोल रहा है कि पूरा सिस्टम किसमें है, इक्विलिब्रियम में है, तो मतलब ये टोटल फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। रखिए F1 इक्विलिब्रियम का मतलब यही है, यहां पे यही है, तो पहला कितना हो जाएगा, K इंटू क्यू डिवाइडेड बाय में R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, दैट इज द फर्स्ट फोर्स, प्लस K इंटू क्यू डिवाइडेड बाय में R स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आ गया, यहां तक समझ सबको। अब आगे देखिए कैसे करेंगे इसको। ठीक है, इसको यहां से इरेज कर लेता हूं, ये समझ आ गया होगा यहां तक, इसको इरेज कर लेते हैं। देखिए अब क्या होगा आगे, इसको इस तरफ लेके जाऊंगा तो किसका हो जाएगा, नेगेटिव का, दैट इज K इंटू क्यू डिवाइडेड बाय में R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू इस तरफ वाला K इंटू क्यू डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ठीक है, क्यू से क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल आउट। अब यहां पे सॉरी, ये देखिए ये हमने गलत लिख दिया, यहां पे ये गलत लिख दिया, क्योंकि दूसरा जो फोर्स था वो भी कितना था, क्यू के बराबर था, बड़ा क्यू था, तो यहां पे भी क्या आएगा, कैपिटल क्यू आएगा, दोनों कैपिटल क्यू। ठीक है, R डिस्टेंस क्या थी, दोनों क्यू के बीच की डिस्टेंस थी। अब देखिए क्या हो जाएगा नेक्स्ट, अब बचा यहां पे क्या, क्यू डिवाइडेड बाय में R स्क्वायर, ऊपर जाएगा 4 इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय में R स्क्वायर, तो R स्क्वायर से R स्क्वायर नेगेटिव साइन के साथ, नेगेटिव साइन, क्योंकि इस तरफ था तो प्लस का, उस तरफ जाएगा तो माइनस का, तो यहां पे क्या आना था, माइनस का, ये लगा दिया माइनस का मैंने, तो यहां पे क्या आ गया, 4 क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू एंड दैट इज क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू बाय 4, दैट इज द आंसर। ये क्या आ गया, क्वेश्चन का आंसर आ गया। यानी कि उस क्यू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, माइनस क्यू बाय 4। अगर इस क्यू की वैल्यू माइनस क्यू बाय 4 है तो ये पूरा सिस्टम किसमें होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, तो दिस इज द आंसर। और नीट में पूछा गया क्वेश्चन था बच्चा पार्टी, ये पूरा सिस्टम तभी इक्विलिब्रियम में होगा जब इस क्यू की वैल्यू किसके बराबर होगी, माइनस क्यू बाय 4, प्लस क्यू बाय 4 नहीं, माइनस क्यू बाय 4 के बराबर होगी। तो ये था। एक सेकेंड क्वेश्चन ये है, देखिए आगे बढ़ते हैं। Second question. Point charge 4q minus q and plus 4q are kept on the x-axis at distance x is equal to 0 and x is equal to 2 respectively. Only q is a stable equilibrium. ये क्वेश्चन इक्विलिब्रियम का है। ये क्वेश्चन आपको खुद से सोल्व करना है, एक प्रैक्टिस के लिए। मल्टीपल चार्ज सिस्टम है क्योंकि यहाँ पे 4q, q और 4q are kept at x-axis at point x is equal to 0 and x is equal to 2 respectively. इसको आपको क्या करना है, सोल्व करना, और टेलीग्राम चैनल पे मुझे बताना है वहां पे कि आपसे सोल्व हुआ या नहीं हुआ। नहीं हुआ तो फिर हम इसको सोल्व करवा देंगे वहां पे, या कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मैंने आपके लिए डाला है। चलिए इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमें पढ़ना है, देखिए एक क्वेश्चन और मैं करवाता हूं अपनी तरफ से। देखिए क्या क्वेश्चन होगा, सपोज कीजिए इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है L0, स्प्रिंग की स्टिफनेस दे रखी है K। ठीक है, इसके ऊपर चार्ज है Q/2 एंड इसके ऊपर भी चार्ज कितना है
Q/2 के बराबर है। ऐसे दोनों सिस्टम के ऊपर चार्ज है, ठीक है। अब इस चार्ज सिस्टम के बाद ये जो चार्ज सिस्टम है, पहले के ऊपर चार्ज Q/2, दूसरे के ऊपर चार्ज है वही Q/2, और पहले इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, L0, एंड K इज द स्टिफनेस बिटवीन देम, और K उनके बीच की क्या हो जाएगी, स्टिफनेस हो जाएगी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, यहां पे क्वेश्चन जो है कहता है कि इस K की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, फाइंड आउट K, इस K को फाइंड आउट कीजिए, ये क्वेश्चन दे रखा है। और ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दे रखा है बच्चा पार्टी। ये क्वेश्चन थोड़ा लेवल का है, हाई लेवल पे पहुंच रहे हैं हम थोड़ा सा, और आपको बता रहे हैं कि कैसे किसी भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। उसी लेवल पे आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा धीरे धीरे, एकदम से नहीं करेंगे, थोड़ा धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाएंगे लेवल को। जैसे जैसे आपका सपोर्ट मिलता जाएगा वैसे वैसे हम लेवल भी बढ़ाएंगे, न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगा मैं आपको बहुत सारे जो प्रीवियस ईयर में आते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम बात करेंगे, जब इसको स्ट्रीच किया जाएगा तो इस K की वैल्यू क्या होगी ये पूछने की हमें कोशिश कर रहा है। अब यहां पे जब हम बात करते हैं तो यहां पे दो बातें काम कर रही हैं। पहले तो सबसे पहले, जैसे कि ये क्वेश्चन इसमें थोड़ा मुश्किल इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें 11th क्लास और 12th क्लास को मिला दिया गया है। 11th क्लास में स्प्रिंग जो सिस्टम होता है उसका कंसेप्ट यूज कर लिया और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कंसेप्ट यूज कर लिया। अब दो कंसेप्ट यूज करने के कारण आपको ये थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा। देखिए कैसे होगा। अब इसके ऊपर दो फोर्स काम कर रहे हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, केवल इसको लेता हूं, थोड़ा अगर 11th क्लास का आपको याद होगा तो मैं आपको बताता चलूंगा। देखिए इस Q/2 ने इस Q/2 के ऊपर एक फोर्स लगाया होगा, ये फोर्स हो गया, जिस फोर्स को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, EL, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस स्प्रिंग ने इसको अपनी तरफ खींचा होगा क्योंकि ये फोर्स इसको रिपेल करके बाहर की तरफ भेज रहा है, तो स्प्रिंग अपनी तरफ खींचेगा, तो इस तरफ क्या लग रहा होगा, इसके ऊपर एक FS, जिसको हम क्या कहेंगे, स्प्रिंग फोर्स। पहले इसकी डिस्टेंस क्या थी, L0 थी, और जैसे इस स्ट्रिंग को स्ट्रीच किया जाएगा तो इसकी डिस्टेंस बढ़ के कितनी हो जाएगी बच्चे, L0, L के बराबर हो जाएगी। पहले डिस्टेंस L थी, उसको स्ट्रीच करने के बाद डिस्टेंस कितनी होगी, L होगी, ठीक है। अब ये दोनों फोर्स काम कर रहे हैं, मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बैलेंस कर रहा है किसको, स्प्रिंग फोर्स को। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, स्प्रिंग फोर्स के बराबर। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू यहां पे कितनी है, K इंटू Q/2 होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में L स्क्वायर। L इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज L स्क्वायर, K इंटू Q/2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय L स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम स्प्रिंग फोर्स की, और स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू क्या होती है, K इंटू X। पहले इसमें क्या थी, L0 ओरिजिनल लेंथ, इसको स्ट्रीच करके कितना बना दिया, L, तो X कितना स्ट्रीच हुआ होगा, L माइनस L0 के बराबर। L में से क्या, L0, तो इस X की वैल्यू क्या होगी, स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू K इंटू L माइनस L0, इसके बराबर हो गया। इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू अब इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो K इंटू Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 4 डिवाइडेड बाय L का स्क्वायर इज इक्वल टू K इंटू L माइनस L0, ये हो गया। अब यहां से किसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, K की, तो इजीली आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, इस K की। सॉरी मैं आपको एक बात और बताना भूल गया यहां पे, देखिए ये स्प्रिंग वाला K है, ये कुलाम्स वाला K है, दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। अब कोइंसाइड कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या होगी समस्या, इसलिए मैं इसको किसके बराबर रखता हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर, ठीक है। इसको K रहने देंगे, यहां पे भी ऐसा ही करते हैं, इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर रख लेते हैं ताकि पजल ना हो, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। अब यहां से किसकी वैल्यू निकाल लो, K की, इजीली। तो एक ये क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत से आएंगे और बहुत से करेंगे, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे मेंशन कर दीजिएगा, या टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे बता दीजिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।